नमस्कार। होली की आग ठंडी हो गई, पर सवाल यह है कि ये आग कब बुझेगी। और मैं ये जिस आग की बात कर रहा हूं, वो आग दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में होली के दिन आग लगी। जज साहब की अनुपस्थिति में आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को जज साहब के घर में नोटों का कथित खजाना मिल गया। इसके जब विस्तृत समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों, चैनल, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, तब जो है ये अपेक्षा लोगों को हुई कि इसकी पड़ताल की जाए कि क्या कारण है कि न्यायपालिका का भरोसा अब धीरे धीरे लोगों का कम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत मासूम सा बयान दिया कि जज वर्मा के यहाँ केस मिलने की बात सिर्फ अफवाह है। यहीं से जन सामान्य में सवाल उठ रहे हैं कि फिर क्या कारण है कि तत्काल कोर्ट ने जज साहब का तबादला उसी गंगा किनारे करने की अनुशंसा कर दी जहां पहुंच के करोड़ों के पाप धुल जाते हैं। अभी हमने देखा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब किसी प्रकार का कोई केस मिला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा का इलाहाबाद तबादले का विरोध क्यों किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ादान नहीं है, यहाँ ऐसे जज का स्वागत नहीं होने देंगे। ये जज महोदय पहले यहाँ वकील फिर जज थे, बाद में ये दिल्ली चले गए। यदि सब कुछ ठीक है तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले को लेकर यह क्यों कहा कि यह मामला आश्चर्यजनक का है और हम स्तब्ध हैं। वकीलों को उदार होकर इसे भाजपा के घर वापसी कार्यक्रम से जोड़कर जो इलाहाबाद के वकील है देखना चाहिए। इस बीच दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख का यह बयान बहुत भोला भाला और हास्यास्पद लगता है कि वहां कोई नकदी नहीं मिली। फायर प्रमुख अतुल गर्ग को शायद पता नहीं कि मीडिया के जरिए फैली भ्रष्टाचार की आग को अब रोक पाना संभव नहीं है। जुडिशरी के चेहरे पर जो आग की राख से कथित कालिक पुतनी थी वह तो पुत गई। पूरे देश में नए सिरे से माननीयों की कारगुजारी और फैसलों पे चर्चा अब होने लगी है। रिटायर्ड जजों को कहना पड़ रहा है कि न्यायपालिका में लंबे समय से भ्रष्टाचार है, तो इसको लेकर लगातार बहुत सारी बातचीत हुई है। अनेक शहरों में प्रशासन की ओर से इनकी अगुवाई और खातिरदारी के लिए पुलिस और माधद को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, उनकी जमात मौजूद रहती है। मामला प्रोटोकॉल का जो ठहरा, हमारे देश का नंबर भ्रष्टाचारी देशों की 180 देशों की सूची में 96 क्रम पर आता है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और स्वयंसेवी संगठन यानी एनजीओ मिलकर एक प्रकार से देश को चलाते हैं, जिन्हें चलाने का पेट्रोल, डीजल और बाकी रसद सेठ, साहूकार, ठेकेदार, सप्लायर, कारपोरेट और भ्रष्ट मशीनरी या फिर मुसीबत में फंसे लोगों से अपना काम कराने के एवज में मिलता है। इस तरह की घटनाओं से उन अफवाहों को भी अब बल मिलने लगा है कि अधिकांश अदालतों के बाहर मन मुताबिक अदालती निर्णय के लिए दलाल घूमते पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम के कुछ सदस्यों ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि जज यशवंत वर्मा का सिर्फ स्थानांतरण कर दिया जाता तो इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी और न्याय व्यवस्था से जनता का विश्वास कमजोर हो जाएगा। सदस्यों ने सुझाव दिया कि न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा मांगना चाहिए। यदि वह इनकार करते हैं तो संसद के माध्यम से उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यह चिंता वाजिब भी है, लेकिन अनेक वकील और आमजन का मानना है कि यह चिंता कुछ देर से आई है। यह चिंता उस समय आई है जब न्यायपालिका पे भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे और यह आरोप जिले से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर लगते रहे। यानी कोई एक अदालत नहीं है, बल्कि पूरी न्याय प्रणाली पे आमजन संदेह करने लगा है। केंद्र सरकार की चुप्पी और मीडिया में आए सुप्रीम कोर्ट के बयानों से इस संदेह को और मजबूती मिल रही है। इस घटना से लग रहा है कि अभी भी किसी को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। मीडिया में और आमजन में यह सवाल उठ रहे हैं और वाजिब भी है उनकी चिंता कि इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका की और प्रणाली की जो है छवि धूमिल हो रही है। उनको अपनी छवि बचाने के लिए प्राथमिकता से काम करना चाहिए। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने समय समय पर इस पूरे मामले को उठाया। हम ये बात कर रहे थे कि न्यायपालिका पे बहुत सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल कोई आम आदमी नहीं उठा रहा है, बल्कि वहां के बड़े नामी गिरामी एडवोकेट उठा रहे हैं। तो ये जो
न्याय, जो अगर हम बात करें कि न्यायाधीश और न्याय, सन 2020 में प्रशांत भूषण का कोर्ट की अवमानना का मामला सामने आया। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया। प्रशांत भूषण पे अवमानना का आरोप जून में उनके ट्विटर के लिए लगा था। इससे पहले भी उन पे अदालत की अवमानना के आरोप लग चुके हैं। 2009 में तहलका पत्रिका को दिए साक्षात्कार में प्रशांत भूषण ने कहा था कि उनके विचार में भारत के विगत 16 या 17 मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट रहे हैं। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी पाया गया। भूषण को की सजा जो है वो तय हुई कि भूषण पर अवमानना का आरोप जो है जून में उनके ट्विटरों के वजह से लगा था। प्रशांत भूषण हो या और बहुत सारे जज हों, ढींगरा जो जज हैं उन्होंने भी इस मामले में अभी अपना बयान दिया है। प्रशांत भूषण कहते हैं कि उनके विचार से भारत में जो कुछ न्यायाधीश हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं और वो जिस तरह के फैसले दे रहे हैं उस पर सोचने की जरूरत है। उन्हें 15 सितंबर 2020 के पहले जो जुर्माना भरने कहा गया था और 3 नहीं तो उसमें 3 महीने की सजा और 3 साल की वकालत करने से वंचित किए जाने का फैसला सुनाया गया। तो ये दरअसल एक अतुल देव हैं जो उन्होंने 2019 में एक कवर स्टोरी जो है भारतीय न्यायपालिका का आरोपी भी जज भी, इस अंश जिसमें इन आरोपों के इतिहास की चर्चा हुई थी, 21वें सीजेआई रंगनाथ मिश्रा और 22वें सीजेआई के.एन. सिंह को छोड़कर देश के सर्वोच्च न्यायिक पदों पर आसीन होने वाले किसी भी न्यायाधीश को जो 93 में कॉलेजियम प्रणाली प्रारंभ होने से पहले तक भ्रष्टाचार या घोटाले के आरोपों का सामना नहीं करना पड़ा था। 25वें सीजेआई वेंकट चलैया के अक्टूबर 1994 में अवकाश प्राप्त करने के बाद से ऐसे घोटाले सामान्य बन गए हैं, ये जानकारी है। 26वें सीजेआई एम अहमदी ने भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े एक मुकदमे में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ कल्पबल होमोसाइड आपराधिक मानववध के आरोप को खारिज कर दिया था। मेल मिलाप का भाव प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने संस्था को शहर में एक अस्पताल कायम करने का आदेश दिया था। सेवानिवृत्ति के बाद अस्पताल का प्रबंधन देखने वाले ट्रस्ट में वह आजीवन चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में अहमदी के खिलाफ अस्पताल के कथित कुप्रबंधन की जांच और ट्रस्ट में वित्तीय रिकॉर्ड जारी करने के बाध्य करने का आदेश देने की याचिका दायर की गई। उस याचिका पर आदेश कभी नहीं आया, लेकिन न्यायालय ने अहमदी के पद से त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया, जैसे त्यागपत्र भ्रष्टाचार से मुक्ति का प्रमाण हो। अस्पताल में की गई उनकी अच्छी सेवाओं की प्रशंसा भी की गई। 28वें सीजेआई में पुंछी को कार्यभार ग्रहण करने के पहले ही बर्खास्तगी के खतरे का सामना करना पड़ा था। कदाचार की बाहुलता के आरोप पर उनके खिलाफ महाअभियोग चलाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया गया। विश्वास भंग के दोषी व्यापारी को कानून के प्रावधानों से परे जाते हुए उन्होंने दोष मुक्त करार कर दिया था। हरियाणा के कांग्रेसी नेता और मुख्यमंत्री भजन लाल के खिलाफ दुराचार के आरोप के एक मुकदमे में पुंछी ने जिस दिन जिसको खारिज किया था उसी दिन उनकी पुत्रियों को मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार से जमीन के प्लाट प्राप्त हुए थे। पुंछी ने केस गलत तरीके से जिताया था और उस मामले की सुनवाई करने का प्रयास किया था जिसमें वो स्वयं एक पक्षकार थे। पुंछी के शपथ ग्रहण के पहले प्रस्ताव को राज्यसभा में आवश्यक समर्थन नहीं मिल पाया। 27वें सीजेआई जे.एस. वर्मा के पदोन्नति के लिए उनके नाम की अनुशंसा की गई थी। 19वें सीजेआई ए.एस. आनंद पर भाई भतीजावाद और रियल एस्टेट के भ्रष्ट सौदों से संलिप्तता का आरोप लगा था। पदोन्नति के बाद आरोप पत्र सामने आया और उन्होंने महाभियोग की कार्रवाई का सामना नहीं किया। आनंद के सीजेआई बनने के बाद तुरंत बाद कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज का स्पष्टीकरण मांगने वाले राष्ट्रपति के एक औपचारिक सवाल का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। थर्ड जजेस केस के रूप में याद किए जाने वाले इस मामले में न्यायालय के जवाब में कहा गया कि हमने हमारे सामने पेश होने वाले कुछ अधिवक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई भीषण आशंकाओं को निराशा के साथ सुना।
स्पष्ट रूप से प्रणाली में न्यायिक सत्यनिष्ठा में विश्वास बहाल नहीं किया था। न्यायालय ने आग्रह पूर्वक कहा कि वह आशंकाओं को साझा नहीं करता। आगे कहा कि फिर भी हम आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं कि बाद में आने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश भविष्य में दूसरे जजेस केस और इस राय के अनुरूप काम करेंगे। एनजेएसी पर अपनी राय में चेलामेश्वर ने लिखा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे मामले में अफवाह और अटकलें गति और लोकप्रियता प्राप्त कर लेती हैं। आज 9 न्यायाधीशों की पीठ आशावादी दृष्टिकोण रखती है कि बाद में आने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश भविष्य में सेकंड जजेस केस के अनुरूप काम करेंगे। तो इससे तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाद में मुख्य न्यायाधीशों द्वारा निष्ठापूर्वक इसका पालन नहीं किया गया था। यदि सभी नहीं तो कम से कम कुछ मामलों में इसकी आलोचना हुई। मंत्रियों के बजाय न्यायाधीशों को संरक्षण दिया गया। 36वें सीजेआई वाई के सबरवाल ने अवैध रूप से निर्मित व्यावसायिक भवन समूहों को ध्वस्त करने के कई आदेश पारित किए। इसके कारण शॉपिंग मॉल जैसी वैध व्यावसायिक संपत्तियों की कीमतें तेजी से बढ़ गई। सबरवाल की सेवानिवृत्ति के बाद बताया गया कि ध्वस्तीकरण अभियान के चरम पर उनके बेटे के व्यापार को राजधानी और आसपास के माल मालिकों से लाखों रुपए के फंड प्राप्त हुए। सबरवाल के इन अंधाधुंध सांकेतिक आरोपों को खारिज करने और अपनी चिंता जाहिर करते हुए सार्वजनिक जवाब लिखा कि मेरी व्यक्तिगत तकलीफ और व्यथा उतनी नहीं जितनी ऐसे निराधार सार्वजनिक फैसलों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे पड़ने वाले विपरीत प्रभाव की है। जिन पत्रकारों ने इन कहानियों का पर्दाफाश किया था वह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना के मुजरिम पाए गए। एक दशक बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों को रद्द कर दिया। 37वें सीजेआई के.जी. बालकृष्णन के कार्यकाल में उनके परिवार के नसीब में नाटकीय ढंग से उछाल आया। उनके एक दामाद ने 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जमा कर ली। केरल उच्च न्यायालय में अधिकारी और बालकृष्णन के भाई ने तमिलनाडु के एक फार्म हाउस का स्वामित्व प्राप्त कर लिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद त्यागपत्र दे दिया। न्यायाधीश के भतीजे ने बड़े व्यावसायिक उपक्रम प्रारंभ किए। एक पूर्व संसद सदस्य ने आरोप लगा कि बालकृष्णन के दामाद और भाई के अनुकूल फैसले और न्यायिक नियुक्तियों के लिए सौदेबाजी की थी। केरल उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति द्वारा उनसे बालकृष्ण के रिश्तेदारों से परिचय कराने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश ने बालकृष्णन पर मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के प्रयासों को छुपाने का आरोप लगाया। 2010 में जब बालकृष्ण रिटायर हुए तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बना दिया। तो यदि हम मैं बहुत सारे इस तरह के बात कर सकते हैं न्यायालयों को लेकर और उन पर कई बार आरोप लगते हैं और प्रशांत किशोर जैसे एडवोकेट ने जिन पे बाद में कोर्ट का अवमानना का मामला भी चला, उन्होंने ये बहुत सारी बातें की और बहुत सारे लोग कह रहे हैं। पर अभी ये ताजा मामला चूंकि एक न्यायाधीश के घर में कोइंसिडेंटली आग लगने से पैसे प्राप्त होने की, अब जो फायर डिपार्टमेंट है वो कहता है कि उनके गैरेज में आग लगी थी, वहां पे ऐसा कुछ नहीं पाया गया। पर ये इतने दिन 14 तारीख की आग, आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज 22 तारीख है, पर मीडिया में चारों तरफ जज साहब के फोटो के साथ ये बात छप रही है और पूरे वकीलों में न्यायालयों में इसकी चर्चा हो रही है। तो ठीक है कि गलती से ये होली की आग थी जो लग गई और उसके कारण बहुत सारी चीजें बाहर आई, पर ये अब इस पे इसलिए बातचीत हो रही है कि अगर एक जज के घर में इतना सारा नगद मिल रहा है और इसके पहले भी बहुत सारे लोग जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं, हाई कोर्ट से जुड़े हैं, जो न्यायालयों से जुड़े हैं, वो माननीय न्यायाधीशों के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था अभी भी बहुत ईमानदार है, उसमें बहुत ईमानदार जज हैं जो बहुत पढ़कर रात में जग कर फैसले देते हैं, उनके फैसलों की सराहना होती है और हम ये मानते हैं कि हमारी न्यायपालिका जो है उसने हमारी कार्यपालिका विधायिका को कहीं ना कहीं एक प्रकार से कानून के दायरे में काम करने के लिए रोक रखा है। ये सब हम मानते हैं और हमको भरोसा भी न्यायपालिका पे है। पर जब इस तरह के प्रकरण होते हैं तो आम जनता में इसको लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, आशंकाएं होती हैं और पुरानी चीजें, चूंकि अब ये ऐसा समय है, नेट का समय है,
कि नेकी कर दरिया में डाल नहीं होता है। जब नेकी कर और आप व्हाट्सएप पे डालते हैं, आप फेसबुक पे डालते हैं, आप यूट्यूब पे डालते हैं, तो ये सारी चीजें जब भी एक टाइप करते हैं तो आप ये सामने आती है। अब जो है ये जमाना चैट जीटीपी का है, ये ग्रोक का जमाना है, तो इसमें तो लोग टाइप कर करके चीजें निकाल रहे हैं। तो एक जज के शायद उनका पैसा मिला या ना मिला, अब ये बाद में जांच होगी, इसके लिए जांच दल बनाया गया है और जांच चल रही है। पर ईमानदारी की बात यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से न्यायपालिका के विरुद्ध या उसके मन में लोगों के एक शंका को शंका हो रही है, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी से जल्दी गंभीर संज्ञान ले, और यदि माननीय न्यायाधीश वाकई में दोषी हैं तो उनके खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई हो जैसी बाकी लोगों के खिलाफ होती है। नमस्कार।